पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम डेरा प्रमुख रंजीत हत्याकांड में बरी कर दिया गया है। 28 मई 2024 को रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच को गलत व तथ्यहीन मानकर मामले को रद्द कर दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई की कहानी कई मुख्य बिंदुओं पर पकड़ी गई। सबसे पहला है हत्या करने की वजह। सीबीआई के मुताबिक 8 मई 2002 से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ लिखी गई एक गुमनाम चिट्ठी कुछ लोगों द्वारा विभिन्न शहरों में बांटी जा रही थी। डेरा के लोग यह जानने को व्याकुल थे कि इस चिट्ठी को कौन बांट रहा है। चिट्ठी में रंजीत सिंह की बहन का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र था, इसलिए शक के आधार पर रंजीत सिंह को 16 जून 2002 के दिन डेरा में बुलाकर धमकी दी गई। जब रंजीत सिंह चिट्ठी बांटने से नहीं रुका तो रंजीत सिंह के घर पर जाकर भी रंजीत सिंह को धमकाया गया। रंजीत सिंह अपनी बहन के साथ हुई जाति का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह नहीं रुका और अंततः रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 के दिन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई का यह दावा अदालत में उसी के 2 गवाहों ने झूठा साबित कर दिया। सीबीआई के गवाह राजाराम व बलवंत सिंह ने अदालत में माना कि उन्होंने व उनकी तरकशिल नामक कथित संस्था के कार्यकर्ताओं ने मई 2002 में कथित गुमनाम चिट्ठी को विभिन्न शहरों में बांटा था और इस कारण उनकी मई 2002 में ही डेरा अनुयायियों से झड़प भी हुई थी। अर्थात रंजीत सिंह को धमकी देने से पहले डेरा के लोग यह जानते थे कि गुमनाम चिट्ठी को कौन बांट रहा है। ऐसे में रंजीत सिंह पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। रंजीत सिंह को धमकी देने की जो कहानी सीबीआई ने अदालत में बताई, उसमें भी सीबीआई के गवाह उलझ गए और उनके बयान आपस में नहीं मिल पाए। सवाल यह था कि क्या रंजीत सिंह ने वाकई में गुमनाम चिट्ठी बांटी थी। सीबीआई के अनुसार रंजीत सिंह की बहन के साथ वर्ष 1999 में डेरा में दुष्कर्म हुआ था, जिसकी जानकारी उसे 2001 में मिली। इसके बाद वह अपनी बहन को घर ले आया। रंजीत सिंह ने सभी से इस बात को छिपाकर अपनी बहन की शादी अक्टूबर 2001 में की। यदि इस कहानी को सच भी मान लिया जाए तो यह मानना मुश्किल है कि रंजीत सिंह गुमनाम चिट्ठी को बांटकर अपनी बहन की शादी को तोड़वाना चाहेगा, और यही बात अदालत ने भी कही। सीबीआई की कहानी का सच रंजीत सिंह की बहन से जुड़ा था, जिसे रंजीत सिंह की बहन की गवाही के जरिए ही साबित किया जा सकता था। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में रंजीत सिंह की बहन का बयान दर्ज करना जरूरी नहीं समझा, जिससे सीबीआई की कहानी अपने आप शक के दायरे में आ जाती है। उच्च न्यायालय ने यह माना कि रंजीत सिंह के पास गुमनाम चिट्ठी को बांटने की और डेरा प्रमुख व डेरा से जुड़े लोगों के पास रंजीत सिंह को धमकाने की कोई वजह नहीं थी। ऐसे में सीबीआई द्वारा बताई गई हत्या की वजह झूठ का पुलिंदा है। दूसरा मुख्य बिंदु है वारदात के चश्मदीद का बयान। किसी भी हत्या के मामले में वारदात के चश्मदीद गवाह का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीबीआई के पास हत्या के 2 चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने एक साथ खड़े होकर रंजीत सिंह की हत्या की घटना को देखा था। दोनों का कहना था कि उन्होंने ही घायल रंजीत सिंह को उठाकर अस्पताल पहुंचाया था, जिसमें उनके कपड़े खून से सन गए थे। इस बात को उनके खून से सने हुए कपड़ों से उनके द्वारा घटनास्थल के ब्यौरे से ही सच साबित किया जा सकता था। सीबीआई ने उनके खून से सने कपड़े बरामद नहीं किए और दोनों द्वारा घटनास्थल का ब्यौरा जो अदालत को बताया गया वो एक दूसरे के उलट था। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि दोनों गवाहों में से एक गवाह रंजीत सिंह का पिता था। क्योंकि रंजीत सिंह के पिता ने कई बार अपना बयान बदल दिया था, इसलिए सीबीआई ने इस मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए इसमें दूसरा गवाह जबरन शामिल किया। लेकिन वो गवाह रंजीत सिंह के पिता के बयान के साथ तालमेल नहीं बना पाया, इसलिए अदालत ने चश्मदीद गवाह के बयान को सच नहीं माना। तीसरा मुख्य बिंदु है वारदात का ब्यौरा। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक 4 हथियारबंद हमलावरों ने रंजीत सिंह पर नजदीक से गोलियां चलाई। वारदात के बाद हमलावर हाईवे पर खड़ी एक वैगनार कार में सवार होकर फरार हो गए, जिसमें ड्राइवर पहले से मौजूद था। अर्थात वारदात में 5 लोग शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली नजदीक से नहीं बल्कि दूर से चली थी, क्योंकि नजदीक से चलने वाली गोली चमड़ी पर जलने का निशान छोड़ती है, जिसे मेडिकल की भाषा में कलर ऑफ एब्रेजन कहते हैं, जो रंजीत सिंह के शरीर पर नहीं था। मामले के मुख्य आरोपी सबदिल सिंह पंजाब पुलिस का कर्मचारी है। सीबीआई के मुताबिक आरोपी सबदिल सिंह ने 455 बोर की अपनी सरकारी पिस्तौल से वारदात को अंजाम दिया, जबकि सबदिल सिंह के पास वह पिस्तौल सन 1999 तक ही थी। उसके बाद से वह पिस्तौल पंजाब पुलिस के हथियार गृह में जमा थी।
ऐसे में इसकी पुष्टि तभी हो सकती थी जब फोरेंसिक जांच में रंजीत सिंह के शरीर से बरामद होने वाली गोली और सीबीआई द्वारा पंजाब पुलिस के पास से बरामद की गई पिस्तौल आपस में मिलती हो, लेकिन फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई। चश्मदीद गवाह के मुताबिक हत्या में 5 लोग शामिल थे, लेकिन सीबीआई यह नहीं बता पाई कि बाकी के 3 लोग कौन थे और उन्हें पकड़ने के क्या प्रयास किए गए। इस संबंध में अदालत में कोई रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। इसी तरह चश्मदीद गवाह के मुताबिक चारों हमलावरों के पास जो हथियार थे उनके बारे में भी सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया और न ही वह हथियार कभी बरामद हुए। इसके अलावा चश्मदीद के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल हुई कथित वैगनार कार के बारे में भी सीबीआई कोई जानकारी नहीं जुटा पाई, अर्थात वैगनार कार को बरामद नहीं किया गया, जिससे यह शक पैदा हुआ कि या तो 5 हमलावरों वाली कहानी मनगढ़ंत है या फिर सीबीआई के अधिकारियों ने बाकी के हमलावरों को रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। सीबीआई जानती थी कि उनके गवाह झूठे हैं और वो हमलावरों को नहीं पहचानते, इसलिए सीबीआई ने चश्मदीद गवाहों से अदालत में हमलावरों की शिनाख्त ही नहीं करवाई, जिससे 5 हमलावरों वाली कहानी को अदालत में 100% झूठा माना गया। सरल शब्दों में कहें तो सीबीआई अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर रह गई। सीबीआई ने ना ही हमलावरों को ढूंढा, ना ही वारदात में इस्तेमाल हुए हथियारों व कार को ढूंढा, बल्कि किसी के इशारे पर डेरा से जुड़े 2 व्यक्तियों को जबरन इसमें हमलावर बनाया, हत्या की साजिश की झूठी कहानी बनाई, सरकारी बंदूक को वारदात में इस्तेमाल होने वाला हथियार साबित करने की कोशिश की, लेकिन अदालत में वो अपनी किसी भी कहानी को साबित नहीं कर पाई। सीबीआई के अनुसार जिस महिला की वजह से यह सब कुछ हुआ, सीबीआई ने उस महिला का बयान लेना ही उचित नहीं समझा। इन सब के बीच एक बात तो सच है कि रंजीत सिंह की हत्या तो की गई थी। यदि वह हत्या डेरा से संबंधित लोगों ने नहीं की तो यह हत्या किसने की? सीबीआई से पहले यह मामला हरियाणा पुलिस के पास था। हरियाणा पुलिस के अनुसार रंजीत सिंह का अपने गांव के सरपंच के साथ कोई जमीनी विवाद था, इसे लेकर वह परेशान था। इस बात की पुष्टि रंजीत सिंह के पिता के पहले बयान से भी होती है। रंजीत सिंह डेरे का विश्वास पात्र सेवादार था और डेरा के लिए जमीन खरीदने बेचने का काम करता था। इसी कारण रंजीत सिंह के घर डेरा के जिम्मेवारों का आना जाना लगा रहता था। हरियाणा पुलिस ने जांच में पाया कि हत्या से लगभग 1 सप्ताह पहले रंजीत सिंह के नाम से एक बीमा पॉलिसी खरीदी गई थी। ये पॉलिसी कितने रुपए की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पॉलिसी की पहली किश्त ही 5 लाख रुपए की थी। यह पॉलिसी किसी और ने नहीं बल्कि रंजीत सिंह की बहन के पति अर्थात रंजीत के जीजा ने ही खरीदी थी। दिलचस्प यह था कि इस पॉलिसी का नॉमिनी भी रंजीत सिंह का जीजा ही था। इसका मतलब रंजीत सिंह की मौत से रंजीत सिंह के जीजा को बीमा कंपनी से करोड़ों रुपया मिलना था। हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने जब इस पॉलिसी की जांच की तो इस पॉलिसी को जारी करने वाले मैनेजर की भी रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई, जिससे रंजीत के जीजा पर एक नहीं बल्कि 2 हत्याओं का शक होने लगा। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की तो उसने रंजीत के जीजा को रंजीत सिंह की व बीमा पॉलिसी के मैनेजर की हत्या के आरोप से बरी करवा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीबीआई गुमनाम चिट्ठी के मामले में रंजीत सिंह की बहन को डेरा प्रमुख के विरुद्ध गवाह बनाना चाहती थी, इसलिए सीबीआई और रंजीत सिंह की बहन के बीच एक सौदा हुआ। इसकी पुष्टि इससे होती है कि जिस दिन रंजीत सिंह के जीजा को बरी करने के लिए सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट जमा की, उसके अगले ही दिन रंजीत की बहन ने सीबीआई को बयान देते हुए हजूर संत जी पर बलात्कार का आरोप लगाया। जिस दिन रंजीत के जीजा को अदालत से बरी किया गया, उसके अगले ही दिन रंजीत की बहन ने धारा 164 के तहत अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया। अर्थात सीबीआई यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि रंजीत की बहन अपने बयान से मुकर ना जाए। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सीबीआई ने डेरा प्रमुख पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली दूसरी कथित साध्वी का बयान 164 के तहत दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि रंजीत सिंह की बहन और सीबीआई के बीच सौदा केवल गुमनाम चिट्ठी वाले मामले के संबंध में हुआ था। इसलिए रंजीत सिंह की बहन ने रंजीत हत्याकांड मामले में गवाही देने से मना कर दिया। सीबीआई अदालत में सुनवाई कर रहे न्यायिक अधिकारी को इस सौदेबाजी की जानकारी मुकदमे की बहस के आखिरी दिन पर मिली, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों व रंजीत सिंह के परिवार पर 2 हत्याओं के आरोप की तलवार लटकने लगी। इससे पहले कि सीबीआई अदालत इस मामले पर संज्ञान लेती, रंजीत सिंह के बेटे ने अपनी बुआ व फूफा को जेल से बचाने के लिए न्यायिक अधिकारी पर ही भ्रष्ट होने का आरोप लगा दिया और फैसले से तुरंत पहले उच्च न्यायालय से न्यायिक अधिकारी को बदलने की मांग की। 1 महीने तक उच्च न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी पर किस रूप में दबाव बनाया गया, ये वही बता सकते हैं। आज जब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस मामले की इतनी कमियां सामने आई है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीबीआई के न्यायिक अधिकारी को
कानून की जानकारी नहीं थी जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कमियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके समानांतर यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि सीबीआई के न्यायिक अधिकारी सीबीआई के पक्ष में थे तो फिर रंजीत सिंह के परिवार को यह शक क्यों था कि न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। इस मामले में जांच का एक पहलू जो संभवतः आसानी से सामने नहीं आएगा वो यह है कि क्या सीबीआई अदालत के न्यायिक अधिकारी ने आखिरी 1 महीने में अपना फैसला किसी के दबाव में बदला था। इस मामले की जांच में सीबीआई के अधिकारियों के भ्रष्ट होने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। यह सब कैसे संभव होता है इसे एक फिल्म के जरिए दिखाया गया है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो मामले सीबीआई को दिए जाते हैं उसमें राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ साधते हैं। ठीक वैसा ही यह मामला है। इसमें कोई शक नहीं कि रंजीत सिंह के परिवार ने रंजीत सिंह की मौत का सौदा किया है। राजनेताओं को डेरा प्रमुख को इस मामले में फंसाना था, इसलिए यह षड्यंत्र रचा गया। जब सीबीआई के जांच अधिकारियों के निकम्मेपन को अदालत ने इस मामले में देख लिया है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के 2 मामलों में भी यही कुछ मिलने वाला है।